अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। आपको वेलकम करते हैं कॉर्पोरेट कॉर्नर में लम्हे उस्ताद के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, जिससे कि सब जानते हैं कि हम हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट मेहमान, कोई ना कोई डिफरेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो आज के मेरे मेहमान भी बहुत स्पेशल हैं और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत स्पेशल है। जिससे कि आप सब जानते हैं कि 2020 वाज द ईयर जो कि जिसने कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक शिफ्ट लेके आया। बहुत डायनामिक्स चेंज हुई, बहुत ज्यादा चीजें नई ऐड हुई और तो ऑन द होल एक रिवैम्प की तरफ गई है हमारी प्रॉपर इंडस्ट्री। सो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ने जहाँ पे रोल प्ले किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज डेटा एनालिटिक्स और एनालिटिक्स की डोमेन थी। सो आज हम थोड़ा सा डोमेन करेंगे कि एनालिटिक्स का स्पेसिफिकली एचआर के डोमेन में क्या फायदा है, एचआर के डोमेन में हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या ये हमारी डिसीजन मेकिंग के काम आ सकती है, क्या ये हमारी किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एचआर के डोमेन में। और आज की इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनका ताल्लुक एचआर फर्टर्निटी से भी है, प्लस ये आईटी के साथ भी बिलोंग करते रहे हैं, डिफरेंट लोकल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और इस वक्त अपना भी बहुत अच्छा इदारा चला रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स के हवाले से भी काफी इनका एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने काफी काम भी किया हुआ है। सो वक्त जाया नहीं करते, लेट्स इंट्रोड्यूस गुलाम मुस्तफा विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब मुस्तफा भाई, कैसे हैं क्या आप? हाल है आपका? खैरियत से? आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक जी, ठीक ठाक। मुस्तफा भाई, जिससे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हुई है, बहुत ज्यादा चीजें शिफ्ट हुई हैं। इसमें थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि एनालिटिक्स का बेसिकली क्या रोल है एचआर इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त? आसिम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। बड़ा ज़बरदस्त आप शो लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की अवेयरनेस के लिए, लोगों की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए और इस इंफॉर्मेशन को फर्दर लोगों तक लेवरेज करने के लिए। यू आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल एंड आई मस्ट अप्रिशिएट इट एंड आई मस्ट एक्नॉलेज इट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। Excellent activity and so nice of you, and thank you very much for inviting me. As far as the analytics are concerned, तो आपको एक आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अब प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि यू प्लान फॉर फ्यूचर। फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है उसके लिए जो आपको चीज़ें डिफरेंट रिक्वायर्ड होती हैं प्लानिंग को करते वक्त, वो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेटा। अब जो डेटा होता है इट कैन बी पास्ट डेटा। पास्ट का जो हमारा डेटा होता है, उस पास्ट के डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं, रिव्यू करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने ये एनालाइज करना है कि जी अगले साल कितनी सेल हो सकती है, तो उनको कोई ख्वाब नहीं आएगा उसके लिए कि वो सोचेगा रात को बंदा सेल्स मैनेजर या सेल्स डायरेक्टर सोएगा और सुबह उठकर बताएगा जी अगले साल ना हमारे 200 यूनिट्स बिकेंगे। ऑब्वियसली वो ट्रेंड को देखेगा कि पिछले साल उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा काम किया, कितने यूनिट्स सेल किए थे और उस यूनिट्स को वो एटलीस्ट अपने माइंड में रखेगा जी लेट्स से 2019 में हमने 200 यूनिट्स सेल किए थे और हमारे जो 200 यूनिट्स थे लेट्स से लाहौर में 50 बिके थे, कराची में 40 बिके थे, इस्लामाबाद में, यानी कि उसकी बाइफर्फिकेशन अकॉर्डिंग टू रीजन वो करके तो फिर उसके बेसिस पर वो फैक्ट्स जनरेट करेगा जी एटलीस्ट 200 यूनिट्स तो हम लोग 2020 में भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट की डिमांड होती है, मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, लोग फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए फिर वो फर्दर एनालाइज करेगा कि जी यस वी आर एक्सपेक्टिंग कि चूँकि लास्ट क्वार्टर में हमारी जो सेल थी वो पिछले 3 क्वार्टर्स की निस्बत ज़्यादा थी, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगले जो ईयर होगा उसमें हमारी सेल जो है वो एनहेंस कर सकती है। उसकी बेसिस पर आप अपने फ्यूचर के लिए आप अपनी फिगर सेट कर लेंगे, आप अपने टारगेट सेट कर लेंगे, आप अपने गोल सेट कर लेंगे। लेट्स से हमने 2020 में हमने 2019 में 200 यूनिट्स हमने सेल किए थे, 2020 में लेट्स से हम लोग 225 यूनिट्स जो है ना हम लोग सेल कर सकते हैं। अब ये एक हदफ हो गया, लेकिन इसके पीछे जो सारी चीज जिसने आपको एक टारगेट या आपका हदफ आपको सेट करने में आपको हेल्प किया, that was your analytics, that was your previous year data। अब वो जो डेटा होता है, डेटा की बेसिस के ऊपर आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग एचआर की टर्म में इसको लेकर आते हैं तो एचआर की टर्म में आप लोग ये एनालाइज करते हैं कि जी आप लोग एक नया प्लांट आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगाने जा रही है और उसके लिए लेट्स से यू नीड 5000 पीपल। अब आपने 5000 पीपल आपने उसके लिए आपको चाहिए और आप
समझते हैं कि आप लोगों को डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अब अगर आपके मुल्क में डिप्लोमा होल्डर्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे तो आप उसके लिए कैसे लोगों को लेकर आएंगे? आपकी तो जो फैक्ट्री है वो काम नहीं कर सकेगी। True. So you have to check first data. You Same. have to analyze the data that what is the availability of diploma holders in our country, in our region. Same. So based on that, you will decide कि जी yes, हमें workers चाहिए, हमें diploma holders चाहिए. So this is all depends on analytics. So जो business में आपकी जो 50% से जो ज्यादा सक्सेस होती है वो आपकी प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड डेटा के ऊपर बेस कार्य होती है। हिस्टोरिकल आपने भी अभी एक वेबिनार मेरे साथ लाइन अप किया, आपने एचआर एनालिटिक्स के ऊपर क्यों किया और किसी ने क्यों नहीं किया, या आपने वो टॉपिक्स के ऊपर क्यों वेबिनार प्लान नहीं किया जो दूसरे लोगों ने किया? बिकॉज आपने एक रिसर्च की है, आपने देखा है कि यार लोग क्या क्या वेबिनार्स कर रहे हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. सो यू डिसाइडेड टू टच सम डिफरेंट टॉपिक. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि पास में लोगों ने एनालिटिक्स के ऊपर, एचआर एनालिटिक्स के ऊपर स्पेशली बात नहीं की, तो मुझे उसके ऊपर करनी चाहिए. सो दिस इज ऑल यू नो द एनालिसिस ऑफ डेटा. सो अब उसके कुछ और पैराडाइम्स भी हैं. ऑब्वियसली आपने जो मेरे साथ क्वेश्चंस अभी शेयर किए हैं तो उसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, तो फिर उसके और भी चीजें आ जाएंगी. सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस एक्चुअली. बिल्कुल सही. मुस्तफा भाई, बड़ा अच्छा आपने डेटा एनालिटिक्स को आपने डिफाइन कर दिया कि दैट व्हाट आर डेटा एनालिटिक्स और क्या इसकी अफादियत है और कैसे हम यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं हमारी लोकल एनवायरनमेंट में, हमारी तकरीबन अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 70% जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वो लोकल माइंडसेट के ऊपर बेस करी है. सो लोकल माइंडसेट के ऊपर एनालिटिक्स को आप कहाँ भी यूज होता हुआ देख सक रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो हमारे आपकी बात किसी हद तक ठीक है. जो लोकल माइंडसेट है उसमें एक इंटरनेशनली गैप जरूर अवेलेबल है. पीपल आर चेंजिंग नाउ. हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो लोगों का माइंडसेट है वो बड़ा ज्यादा चेंज हो गया. दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और फिर एक कुछ लोकल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं. अब लोकली भी लोगों ने उन चीजों को टेलर किया है. आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है. जी. अब किस बेसिस पर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बना है कि अगेन जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इंटरनेशनली ये जो ट्रेंड्स थे, ये जो नीड्स थी, उनको रिकग्नाइज किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसको एनालाइज किया उन्होंने. उसकी बेसिस पर उन्होंने कहा जी कि हम जो इंटरनेशनली हम आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करके देंगे. और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लास्ट डिकेड हमारी जो मुल्क में डिफरेंट सिचुएशंस रही, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, उसकी वजह से हमारा नंबर 1 से नीचे आ गया. बट वी यूज्ड टू बी द नंबर 1 एक्सपोर्टर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो उसके लिए जो लोकल हमारे बिजनेस ऑनर्स हैं उन्होंने इसको काफी हद तक देखा है. अब अगर जो नहीं देख रहे वो नुकसान उठा रहे. सो बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस ऑनर्स को डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, उस डेटा के ऊपर उनको अपने बिजनेस में ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, उस डेटा के ऊपर रिजल्ट्स लेना पड़ेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर है वो डेटा का है. अब जो फ्यूचर में इस चीज के ऊपर बात नहीं होगी कि आप के पास कितनी मिले हैं, कितना पैसा है, बात होगी आपके पास कितना डेटा है. ये व्हाट्सएप हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्या करता जा रहा है? व्हाट्सएप डेटा इकट्ठा करता जा रहा है, डेटा बनता जा रहा है व्हाट्सएप पर. लोगों की चैट्स, कम्युनिकेशन, वीडियोस, फोटोज व्हाट्सएप के सर्वर पर तो जा रही है ना. अब वो व्हाट्सएप के ऊपर इकट्ठी हो रही है. अब इस डेटा को एक दिन व्हाट्सएप उठाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दे, व्हाट विल हैपन? आपने जो चैट की हुई है इस साल की, वो सारी चैट अगर विजिबल हो जाए, पब्लिक हो जाए, व्हाट विल हैपन? सो दिस इज ऑल डेटा. यू नो फ्यूचर में आपके जो बिजनेस का डेटा जो है ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. आपने बिजनेस में आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या डेटा है, आपके एचआर डिपार्टमेंट का क्या डेटा है, आपके सप्लाई चेन का क्या डेटा है, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, एवरी डिपार्टमेंट्स डेटा इज वेरी मच important for decision making. So if you don't put data on reports and then you don't make analytics and you don't look at the trends, basically you are losing an opportunity.
अच्छा, थोड़ा सा हम टेक्निकल साइड पे आते हैं। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक चीज बताइएगा कि एचआर की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, किस तरह का डेटा, किस तरह के वेरिएबल्स होंगे जो कि लीड कर सकते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। बिकॉज जाहिर बात है, जैसे आपने डेटा बताया कि डेटा की अफादियत अपनी जगह पे है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस में तो कोई शक नहीं, लेकिन इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आपने पर्टिकुलरली आप एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, यस। तो मैं एचआर के ऊपर आता हूँ। अगर मैं जनरली आपसे डिस्कस करूं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा जो डेटा होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता है, अगर वैसे हम आपस में डिस्कस करें आपके नॉर्मली ख्याल में? या तो सेल्स का होता है, या आपके प्लानिंग वाले जो होते हैं, या फाइनेंस वाले होते हैं। ये दो तीन डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नंबर वन अगर आप किसी को रेट करेंगे तो दैट इज फाइनेंस। या अगर आप पूरी दुनिया में ऑटोमेशन के ऊपर भी अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में सिस्टम शुरू में बने थे दोज वर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स, इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ईआरपी। जी, फाइनेंस इज द डिपार्टमेंट जिसमें हर चीज का एसओपी बहुत क्लियरली डिफाइंड होता ट्रू। है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर लेट से उसके अंदर अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जो एम्प्लॉयज की रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिलेगी। व्हाई इज दैट? बिकॉज फाइनेंस जो है वो डेटा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। वो एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यू नीड टू अडॉप्ट सर्टन प्रोसीजर्स, सर्टन एसओपी, सर्टन डॉक्यूमेंटेशन। और वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको फिर हैंडल करने के लिए यू नीड सर्टन पीपल। अब जब उस बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई तो फिर उस चीज को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स मार्केट में जंप इन हुए। एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई आईटी कंपनीज के लिए, उन्होंने जो फाइनेंशियल प्रोसेस थे उनको ऑटोमेट किया, और फिर ताकि मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस हुई, डेटा की एक्यूरेसी बिल्ड हुई, क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है। अब आप अगर इस चीज को रिलेट करें एचआर के साथ, तो आपको क्या लगता है कि एचआर के डिपार्टमेंट के कितने परसेंट लोग जो हैं वो डेटा ओरिएंटेड हैं, या वो एचआर के अंदर कितने परसेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या एचआर मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करती हैं? इंटरनेशनली जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है वो ये रिसर्च कहती है कि ओनली 14% ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग एचआर मैनेजमेंट सिस्टम्स, and out of those 14% organizations, less than 10% users are using HR management system। यानी HR के जो लोग हैं वो HR मैनेजमेंट सिस्टम पहली चीज है कि वो यूज नहीं कर रहे, 14% यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ लेट से पाकिस्तान में 100 ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें से 14 ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ HRMS यूज कर रही है। When I say HR management system, it means complete जो HR डिपार्टमेंट के end to end functions को ऑटोमेट करता है। अब उसके बाद जो वो 14% ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं उसके जो यूजर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन स्कोर क्या है, यानी कि कितना फ्रिक्वेंटली वो उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में अगर 10 एप्लीकेशंस हैं तो उसमें से एक एप्लीकेशन ऐसी है जो जिसका यूजेज बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी ऐप में सेटिंग में जाकर देखेंगे ना तो लेट से हो सकता है वो व्हाट्सएप हो नंबर 1 पे, हो सकता है वो यूट्यूब हो सकता है वो कोई गेम हो लेट से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। So, but there would be like 2-3 top applications which you are very frequently using in your mobile phone. Similarly, in an organization, which organizations are using HR management system, and they have users who have to use it. So, if you look at their utilization score, so it is less than 10%. That means that they prefer to do manual work instead of going to HR management system. Now, after this COVID, the data importance has increased many times. True. Let's say 100 times, 200 times, 300 times. The future is of all about data. HR की 3 मेजर शिफ्ट्स आई। पहला जो HR का जो आता था दैट वाज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट से HR शिफ्ट हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट हुआ। उसके बाद HR की जो नई उसके बाद स्लोगन पॉपुलेट हुआ दैट वाज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो फ्यूचर आ रहा है दैट इज डेटा ड्रिवन एचआर। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू फोकस मोर ऑन स्ट्रेटजी, यू नीड टू फोकस मोर ऑन डेटा। Your data will ultimately make the strategy and the future of your HR department. So the reason of telling you, making this whole background
कि जी HR डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन स्कोर इज लेस, एंड within those organizations who are automated on HR management system, the utilization is less. And if there is no utilization or if utilization is less, then how can you ensure that you are compliant with data requirement? This is one of the reason HR heads are not able to take or win confidence of chief executives. True. Because they are not good in data. They are more good in, let's say, handling operations. True. And because of that, they are focusing less on strategy making. True. They are spending less time with business. इनफैक्ट मुस्तफा भी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बात कर रहे थे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही होगा कि जब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, आपको माइंडसेट, आपको अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए, मगर जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो उसका माइंडसेट, उसका अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है. सो हाउ डू यू फील कि ये ब्लेंड कैसे होगा कि आपका एनालिटिकल माइंडसेट और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का माइंडसेट है, जिसका आप मैनेजमेंट के स्टाइल में ज्यादा जा रहे हो, तो इसका ब्लेंड कैसे बन सकता है, एंड हाउ कैन दैट बी यूजफुल फॉर अस? यूनाइटेड नेशंस ने, मैकेंजी ने और दुनिया की जो टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, फोर्ब्स है और भी आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स, उन्होंने जो एनालिटिक्स प्रेजेंट किए हैं 2020 और जो फ्यूचर स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, उसमें जो एनालिटिकल स्किल है, दिस इज नंबर 1 रिक्वायर्ड. नॉट ओनली HR, एनी डिपार्टमेंट. Now you have to see within organizations which department is lacking in playing with numbers or presenting numbers or collecting numbers. So you have to see. As you told earlier, आपके ख्याल में नंबर 1 जो है, आपने कहा जी फाइनेंस और सेल्स वाले जो है ना, ये नंबर्स को बहुत ज्यादा हैंडलिंग करते हैं और ये अपने नंबर डेटा रखते हैं. तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कौन लोग बनते हैं? या वो फाइनेंस से आ रहा होता है या वो सेल्स से आ रहा होता है. Why not from supply chain? Why not from HR? Why not from marketing? They generally mostly come from finance or sales. Why? Because they are more into data. So HR का survival data के बगैर possible नहीं. Not only HR, any department, I tell you. सही. Any department, any person who thinks he is not good with numbers, he need to build this skill. मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते जी हम लोग नंबर्स के साथ प्ले नहीं कर, हमें नंबर्स नहीं आते. मैं कहता सीखो, टेक इट सीरियस बिफोर इट कि ये आपके लिए एक बीमारी बन जाए, आप इसको अभी से खत्म कर लें. सो डेटा मैनेजमेंट, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा गैदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं HR लेजेंड्स फोरम चला रहा हूँ, हमारे इधर डेटा के बगैर हमारा गुजारा नहीं. वी हैव टू सी कभी मेरे पास कितने लोग हैं जो कि इसको अटेंड कर रहे हैं, किस वेबिनार को सबसे ज्यादा लोगों ने अटेंड किया, क्यों किया, और बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू मेक माय फ्यूचर स्ट्रेटजीज. अब ये छोटा छोटा डेटा हम लोग हालांकि लेके जा रहे होते हैं, हमारी एक बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लेस देन 10 एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद अस. सो बट इमेजिन फॉर अस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ एन HR हेड working for an organization who has more than 1000 employees, and if he is not taking data seriously, he needs to do it. This is a must requirement for him now. This is something which he cannot negate or which he cannot avoid. He has to do it. अच्छा मुस्तफा भी, यहाँ पे मुझे एक चीज बताइएगा, जिसके से आपने इंपॉर्टेंस की भी बात की. अब नेक्स्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एनालिटिक्स का बंदा एक अलग जगह पे हो गया, HR का अलग बंदा एक अलग जगह पे हो गया, क्या जो HR वाला बंदा है उसी को ट्रेन करना चाहिए फॉर डेटा एनालिटिक्स, या कोई डेटा एनालिटिक्स का बंदा और HR वाले बंदे को कोई कंबाइन एक असाइनमेंट, ऐसी कंबाइंड रोल एक ऐसा देना चाहिए कि वो मिलके स्ट्रेटेजी बना सकें, कोई डेटा ऐसा डिग आउट कर सकें, ऐसे फिगर्स लेके आ सकें जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाए? क्या ये एक ही बंदे को ट्रेन करना चाहिए डेटा एनालिटिक्स के लिए, या ये 2 बंदों को अटैच करके एज अ टीम या एज अ कोऑर्डिनेशन हमें ये करना चाहिए? देखिए, एक है एनालिटिक्स के लिए आपको डेटा चाहिए. डेटा गैदरिंग के लिए ऑफ कोर्स यू कैन ऐड अ टीम मेंबर इन योर टीम who should continuously gathering data, organizing data, and then ensuring the quality of data as well. क्योंकि एट टाइम्स होता ही है कि आपके पास डेटा तो बहुत आ जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये डेटा एक्यूरेट है, इसकी क्वालिटी है. अक्सर मैं आपको बताता हूँ, एनुअल इंक्रीमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट्स बनती हैं, उसके ऊपर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू या इंक्रीमेंट अप्रूवल बोर्ड बैठता है, तो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव HR वाला डेटा देता है, वो लोग निगेट करना शुरू करते हैं जी कि ये तो इसकी डेजिग्नेशन गलत है, इसकी सैलरी गलत है,
इसकी तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने गलत डाली, ये बंदा तो स्टेट में आया था, ये तो इसकी क्वालिफिकेशन गलत है। मतलब कि जब आप इंक्रीमेंट लगाते हैं तो इंक्रीमेंट लगाते वक्त आपने डिफरेंट इंक्रीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो कंपनी ने पॉलिसी बनाई होती है, वो इंक्रीमेंट शीट्स बनती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिपार्टमेंट हेड्स बैठते हैं, वो अपनी टीम के लिए फाइट करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो बताता है कि जी हम कितना इंक्रीमेंट दे सकते हैं। तो ये आपको उस वक्त एचआर का डेटा जो है वो गलत करार हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर मैनुअल चीजों को लेकर चल रहा हो, तो आपको सिस्टम के ऊपर, अगर आप एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हैं तो आपका 50% बर्डन कम हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है कि एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा डल रहा है उस डेटा की क्वालिटी को आपने इंश्योर करना है, उसकी हेल्थ को आपने इंश्योर करना है। Obviously, you need a team member who will work with everyone and make sure that before presenting your report in board meetings or in increment meetings, you need to check data authenticate करना। अब थर्ड चीज ये है कि एचआर हेड जो है उसने उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है या रिप्रेजेंट कैसे करना है या उसके ऊपर क्या डिसीजन लेने हैं, ये फिर आपकी एनालिटिकल स्किल है। So you have to, as a head HR, you have to build skill, and as a like for your department, you need to give this task to somebody. Let's say वो आपका HR analytics specialist हो जो कि इस डेटा को सबको गैदर करके उसकी क्वालिटी को, उसकी सारी रिपोर्टिंग को, हर चीज को इंश्योर करे। So this is how it will go actually. सही। मुस्तफा भाई, सपोज हमने डेटा एनालिटिक्स बना लिए, हमने प्रॉपर डेटा बना लिया, हमने कुछ समराइज भी कर लिया, हमने वो सारी चीजें डिग आउट कर ली। अब वो डिग आउट किए हमने एचआर की डोमेन के पर्सपेक्टिव में, क्या वो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के लिए ही डेटा यूज हो सकता है या उसको ओवर द ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं उस डेटा को? सक्सेसफुल जो एनालिटिक्स हैं वो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर नहीं होते। There can be two types of analytics, one which can serve the HR department needs and the second which can meet the organizational needs और strategic needs को पूरा करेंगे। आपको देखना ये है कि जब आप HR एनालिटिक्स की स्ट्रैटेजी में बना रहे होते हैं तो उस वक्त आपको स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं सबकी नीड्स को ज़हन में रखना पड़ता है। दूसरा, आपको बिजनेस गोल्स के मुताबिक अपना डेटा जनरेट करना होता है, आपके बिजनेस की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अगले 5 साल का क्या प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डेटा को लेकर चलना कि आपने देखना है कि वो जो आपका डेटा है, जो एचआर की एफर्ट्स हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के 5 साल के गोल हैं उनमें कितना सपोर्ट कर रही है, कितना हेल्पफुल हो रही है। सो यू हैव टू प्रूव विद योर डेटा, विद योर नंबर्स, विद योर एनालिटिक्स। अच्छा मुस्तफा भाई, अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, इफ लेट्स सपोज देयर सम कंपनी दे वांट टू कम टुवर्ड्स द एचआर एनालिटिक्स साइड, मैं स्पेसिफिकली एचआर की हाईलाइट बार-बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है और आप बड़ा अच्छा इसमें हमें बता भी सकते हैं। सो किस तरीके से इस डेटा को कैसे गैदर करना चाहिए और किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अ कंपनी जो जिसके पास ऑलरेडी शायद कोई सिस्टम मौजूद है एचआरएस का, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करे, डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, हाउ कैन दे कम टुवर्ड्स दिस साइड? पहला स्टेप, अगेन यू हैव टू चेक कि आपके जो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है उसका यूटिलाइजेशन स्कोर क्या है, यू हैव टू एनहांस। नंबर 2, यू नीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन एक्सेल रिपोर्ट्स। ओके, आपने एचआर जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी रिपोर्ट्स को यूज करना है और अगर वो रिपोर्ट्स गलत है तो उन रिपोर्ट्स को करेक्ट करना है, रादर इट के आप उसके बदले में एक्सेल में रिपोर्टें जनरेट करना शुरू करें। ठीक है। नंबर 3 ये है कि आपकी अगर सिस्टम जो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा, so you have to discuss with your vendor and you need to plug in or get those reports developed in your system. नंबर 4 जो आप कर सकते हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लें। एक है सिर्फ रिपोर्ट और एक है उस रिपोर्ट की आउटकम, दैट इज योर डिसीजन, सो यू हैव टू गेट दोज थिंग्स प्लग्ड इन। नंबर 5 जो है, आपने अपनी बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स को देखें और आप ये देखें कि उन बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या आपकी एचआर एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो वो गैप्स उसके अंदर इंक्लूड करें। बाकी ये एक कंप्लीट एक फील्ड है, उसके लिए ऊपर हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उससे हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन लेट्स से इन 30 और 40 मिनट्स वेबिनार। इट रिक्वायर्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनती है, इसका पूरा प्लान बनता है एक्सक्यूज मी, और फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू एचआर एनालिटिक्स। बट वंस यू आर डन विद इट, आपकी जो एचआर डिपार्टमेंट की जो वर्थ होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो मेनी टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, मल्टीप्लाई होती है। आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं
लेट्स से वो कहता है जी कितने मेल हैं हमारी, मैं बेसिक एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, हाउ मेनी मेल एम्प्लॉइज डू वी हैव, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉइज डू वी हैव। लेट्स से आपने देखना ही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सॉरी कौन से इंस्टीट्यूट के लोग ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। बाकी लेट्स से अगर लाहौर में टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें से एक इंस्टीट्यूट के लोग अप्लाई करें, बाकी क्यों नहीं कर रहे। so you have to see, आपके एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, everybody should apply, you should give equal opportunity to all institutes, all genders, all kind of diversities. Then you have to prove that के HR डिपार्टमेंट ने बिजनेस में क्या रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपकी रिड्यूस कैसे की HR डिपार्टमेंट ने, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू आपने लोगों का करियर प्रोग्रेशन किया, कितने लोग आपके सक्सेशन के लिए रेडी हैं, कितने अभी इन प्रोसेस है, कितने लोग जो है अभी इन प्रोसेस में आने वाले हैं। सो दिस इज ऑल डेटा. It matters a lot to chief executive because HR is the backbone of any organization. If you don't have talent available in an organization, your organization is not going to survive or work. That's it. So your data, whole data, will actually paint the picture for future. Data is the king basically. Yes, exactly. अच्छा मुस्तफा, Also आप queen एक as well. चीज बताइएगा कि इस डेटा की सारी इंपॉर्टेंस सर्विस सेक्टर में ज्यादा आती है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा आती है? Every sector, every sector. सही. It is beneficial for everyone. It is must for everyone. अब ऑब्वियसली ये होता ही है कि जो आप कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें चूंकि एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं तो उसमें फिर वो जरा ज्यादा सीरियसली इसको लेते हैं, वो प्रोडक्शन सेटअप में इन चीजों को और इम्पोर्टेंस के साथ देखा जाता है. कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है. बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्विस सेक्टर एज वेल एट द सेम टाइम. थैंक यू मुस्तफा भाई, इट वाज रियली अ नाइस टॉकिंग. एज यूजुअल हमारा टाइम खत्म हो जाता है, हमारी बातें खत्म नहीं होती. आपके साथ जब भी डिस्कशन रही बड़ा मजा आया आपसे डिस्कस करके. कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि डेटा हैज बिकम एज यू टोल्ड किंग, बट आई से किंग एंड क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, एवरीथिंग. सो टेक इट सीरियसली. इफ यू बिलीव कि आपके अंदर डेटा हैंडलिंग एनालिटिकल स्किल्स नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको एक्वायर करें, क्योंकि आफ्टर लेट्स से रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंस विल इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर. So this is my message and request to everybody. Thank you very much. Thank you Mustafa bhai for joining us. Thank you for your time. Thank you sir. ये था मुस्तफा और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही और हमने देखा कि एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है और हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं. ना सिर्फ ये बल्कि वी हैड अ इनसाइट कि हम उसको फ्यूचर में क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी एंड व्हाट इज द फ्यूचर वर्थ ऑफ इट. लास्टली मुझे मुस्तफा भाई की बात बहुत पसंद आई कि डेटा एनालिटिक्स इज द फ्यूचर. इट इज एवरीथिंग. अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, इस पे ट्रेन होंगे, इस पे अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को क्वालिफाई करेंगे, तभी हम अपने आप को अपडेटेड भी रख सकते हैं, सरवाइव भी कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं. सो आई एम श्योर ये सारी डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा आपको इस डिस्कशन से. मुझे इजाजत दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छे से मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. मुझे इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.